हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के स्टूडियो में आपको जो है आइस काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो समझाने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल में। हर एक रूल जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि देखो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो उससे पहले आपको रूल्स और रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, ताकि फिर काउंसलिंग में जो है वो दिक्कत ना हो। तो कंप्लीट प्रोसीजर समझाऊंगा। उसके बाद जो है आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। जितने भी आइस कोर्सेज है, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, सभी कोर्स की जो कट ऑफ है वो भी बताऊंगा कि कितनी रैंक तक जो है इस बार जो है वो सीट अलॉट होने वाली है, और कितनी रैंक वाले स्टूडेंट को जो है यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। सब कुछ जो है वो डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आइस काउंसलिंग जो है वो कब तक स्टार्ट हो गए, इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो कब तक शुरू होने वाले हैं, तो सब कुछ जो है वो डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। और ऐसे ही काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मोनू कुमार मीणा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जीएमसी राजनांदगांव। सबसे पहले यहाँ पर जो है ए डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग है, उसके बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप ए डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग करवाते हो तो किन किन कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है, और कौन कौन सी कॉलेज की कितनी परसेंट जो सीटें हैं उनकी काउंसलिंग ए डबल ट्रिपल सी करवाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड कॉलेज जितनी भी हैं उनकी जो 15% सीटें हैं उनकी काउंसलिंग जो है ए डबल ट्रिपल सी करवाती है। बाकी 85% जो सीट है उनकी काउंसलिंग जो है वो स्टेट करवाता है। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप 85% सीट जो है उनमें एडमिशन ले सकते हो, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड कॉलेजों में। बाकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, जैसे कि बीएचयू होगी, आईटीआर ए होगी, जामनगर होगी, एनआईए जयपुर होगी, एनआईए पंचकुला होगी, ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। और इनकी जितनी भी 100% सीट है उनकी काउंसलिंग जो है ए डबल ट्रिपल सी करवाती है। अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो केवल यहाँ पर ए डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग करवानी, यहाँ पर कोई स्टेट कोटा नहीं होता है, तो ये बात आपको याद रखना है। और एनआईएच कोलकाता ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर केवल जो है बीएचएमएस में एडमिशन मिलता है। और बीएचएमएस की जितनी भी 100% सीटें हैं वो सारी की सारी ए डबल ट्रिपल सी के थ्रू ही फिल होती है। उसके बाद जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, उन सभी की 100% सीटें भी जो है ए डबल ट्रिपल सी के थ्रू ही फिल होती है। उसके बाद जो है यहाँ पर ए आई गोहा हो गई, और उसके बाद जो है एएमयू हो गई। एआई गोवा में आपको यहाँ पर बीएमएस में अगर एडमिशन लेना है तो इसकी जो 50% सीट है, 50% यानी कि 50% जो सीटें हैं उनकी काउंसलिंग है डबल ट्रिपल सी करवाती है। उसी प्रकार से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश एएमयू, इसकी जो 50% जो यूनानी की सीटें हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो ए डबल ट्रिपल सी करवाती है। उसके बाद जो शिलोंग मेघालय, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी जो है बीएमएस और बीएचएमएस ये दोनों करवाती है। और इन दोनों कोर्स की जो 50% सीटें उनकी काउंसलिंग जो है वो ए डबल ट्रिपल सी करवाती है। उसके बाद जो है एक और कोर्स यहाँ पर है जो जामनगर आईटीआरए जामनगर गुजरात जो करवाती है, वो है बी फार्मा। अगर आपको आयुर्वेदा में बी फार्मा करवाना है तो उसकी काउंसलिंग आपको जो है वो ए डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग करवानी, इसके थ्रू आपको जो है इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बता दिया कि कौन से कोर्स की कितनी परसेंट जो सीटें हैं उनकी काउंसलिंग ए डबल ट्रिपल सी यहाँ पर करवाती है। अब आगे यहाँ पर बात कर कि जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी काउंसलिंग कैसे हो। देखो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एडिट गवर्नमेंट कॉलेज आ गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, उसके बाद जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गई, इसके बाद जो है प्राइवेट कॉलेज बच जाती है। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उनकी काउंसलिंग कैसे होती है। तो उनकी 85% जो सीटें हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती है, 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू फिल होती है। बट यहाँ पर जितनी भी 100% सीटें हैं वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही जो है वो फिल होती है। यहाँ पर केवल आपको स्टेट काउंसलिंग करवानी है प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो इसमें जो 85% सीट है उसमें तो केवल जो है स्टेट वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो 15% सीट है उसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वहाँ की जो 15% सीट है प्राइवेट कॉलेज की, उसके लिए काउंसलिंग जो है उसकी काउंसलिंग आप जो है करवा सकते हो। राजस्थान की जो आइस काउंसलिंग है वो करवा सकते हो 15% सीट प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज की सीट चाहिए राजस्थान में तो उसमें 15% जो सीट है प्राइवेट कॉलेज की, वहाँ पर सारे ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट जो है, यूपी वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमपी वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको स्टेट की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। और इनकी 15% जो सीट है उसमें सारे ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी 85% जो सीट है उसमें स्टेट कोटा वाले ही जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन ले लें ये भी यहाँ पर मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम काउंसलिंग के रूल के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के रूल जो है यहाँ पर क्या है। तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जो है अगर आपको ए डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग करवानी है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना। सारी आइस काउंसलिंग यहाँ पर ही होने वाली है। तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी सबसे पहले जो राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स है वो आपको ए डबल ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगी। उसके बाद जो है राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना है और उसके बाद आपको चॉइस फिल करना है। उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक तो अगर आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर फ्री एग्जिट ले सकते हो। अगर आप कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो यहाँ पर फ्री एग्जिट मिल जाएगा और आप डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो।
उसके बाद जो है आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैं ये सीट भी रखना चाहता हूँ और राउंड 2 में भी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवाना है। उसके बाद जो है आपको अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस का फॉर्म जो है वो फिल करना है। उसके बाद आप राउंड 2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि नहीं हमें तो अपग्रेडेशन भी नहीं करना, फ्री एग्जिट भी नहीं करना, हमें तो इसी कॉलेज में पढ़ना है, तो उसी कॉलेज में वो जो है कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया राउंड 1 के बारे में कि राउंड 1 के बाद जिसको सीट अलॉट होती है उसको क्या करना है और जिसको नहीं होती है उसको क्या करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं राउंड 2 के बारे में। तो राउंड 2 जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगी। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, वहाँ से देख लेना है। उसके बाद जो भी राउंड 1 में आपने चॉइस फिल की है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। राउंड 2 में जो है सभी कैंडिडेट को जो है फ्रेश चॉइस फिल करनी है। उसके बाद जिन्होंने भी राउंड 1 में जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है, और चॉइस फिलिंग जो है वो सभी कैंडिडेट को करना है। और जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया उनको यहाँ पर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको केवल यहाँ पर जो है चॉइस फिल करनी है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, एक आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद क्या करना है, नहीं होती है तो उसके बाद क्या करना है। तो जिनको सीट अलॉट नहीं होती है तो ऐसे कैंडिडेट जिनको ना तो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है ना राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है, तो उनको यहाँ पर जो है राउंड 3 और इसके वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब बात करते हैं जिन्होंने राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड करवाए हैं बट उनका जो है राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ है, तो उनके जो है राउंड 2 के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कि अब से उनके जो है राउंड 2 के रूल जो है वो लागू हो जाएंगे। अगर आपका जो है वो राउंड 1 की जो सीट है वो राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुई है बट आप जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है दोबारा से राउंड 3 में जो है वो चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी, यानी कि आप जो है राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, राउंड 2 से आप राउंड 3 में भी जो है वो जा सकते हो। और राउंड 1 की जो सीट है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको राउंड 3 में अपग्रेड नहीं होता है तो राउंड 1 की सीट आपको वापस मिल जाएगी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में जो सीट मिली थी वो उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, तो यहाँ पर जो है वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। बट राउंड 3 के अनाउंसमेंट होने से 3 दिन पहले आपको ये फ्री एग्जिट लेना है, ठीक है। ये अगर ऐसा आप करते हो तो यहाँ पर जो है आपकी जो फीस है वो केवल जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट कर ली जाएगी। बाकी आप जो है राउंड 3 में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको जो दोबारा से जो है वो जो फीस है वो आपको कंप्लीट फीस जो है वो दोबारा से आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फोरफिट कर ली जाएगी। अगर आप जो है राउंड 1 की जो सीट है वो नहीं लेना चाहते हो और उसको आप जो है राउंड 3 के अनाउंसमेंट होने से पहले अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो तो यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फोरफिट कर ली जाएगी। और फिर राउंड 3 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको दोबारा से फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, इस रूल और इस रूल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये फ्री एग्जिट तब है जब राउंड 3 का अनाउंसमेंट होने से पहले, यानी कि राउंड 3 स्टार्ट नहीं हुआ उसके 3 दिन पहले से ही आपको ये सीट जो है वो छोड़ देनी है। ये हो गया यहाँ पर फ्री एग्जिट। यहाँ पर आपकी केवल सिक्योरिटी मनी जो है फॉरफिट होगी, बाकी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। बट राउंड 1 की जो भी सीट आपकी है और आपने जो है जो राउंड 3 का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं राउंड 3 का स्टार्ट होने की बात कर रहा था, यहाँ पर रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसके 3 दिन पहले से मतलब रिजल्ट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आज 27 है और 28, 29 और 30 और 1 को रिजल्ट आने वाला है। तो इसके बीच में अगर आप ये सीट छोड़ते हो, अगर इसके बीच में आप ये सीट छोड़ते हो तो यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी फॉरफिट कर ली जाएगी और आप ACCC की जो है वो इनएलिजिबल हो जाओगे। आप केवल जो स्टेट आइस काउंसलिंग है उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो ये बात याद रखना है, ये रूल और ये रूल अलग अलग है। ये रूल ऐसा है कि यहाँ पर राउंड 3 का जैसे कि ये स्टार्ट होना है इसको 27 को, तो अगर आप जो है सीट जो है 23 को छोड़ रहे हो और 24 को छोड़ रहे हो तो यहाँ पर जो है 3 दिन पहले अगर आप सीट छोड़ते हो उसके स्टार्ट होने से पहले, तो यहाँ पर आपकी केवल सिक्योरिटी मनी फीस जो है वो फॉरफिट होगी। बट राउंड 3 का रिजल्ट अनाउंस होने के से लेकर और उसके 3 दिन पहले का जो ये जो टाइम, इसके बीच में जो टाइम है इसके बीच में अगर आप सीट छोड़ते हो तो फिर यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट होगी। आप ACCC के लिए भी जो है इनएलिजिबल हो जाओगे और आप केवल जो है स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर राउंड 1 की अगर मैं बात करूँ, आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है और आप राउंड 3 के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अगर आप सीट छोड़ते हो तो फिर आप जो है स्टेट ACCC दोनों काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। अगर ये गलती आपने कर दी तो आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, तो ये गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, एक तो ऐसे कैंडिडेट जिनको जो है राउंड 1 से राउंड 2 में जो है सीट अपग्रेड हो जाती है तो उनकी राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 की सीट उनको अलॉट हो जाएगी, उसमें जाकर उनको रिपोर्टिंग करना है। जिनको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है, अगर उनको जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर जो है वो रिपोर्टिंग करवा के जो है विलिंगनेस का फॉर्म भर के जो है वो राउंड 3 के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, राउंड 2 से राउंड 3 में आप अपग्रेड कर सकते हो या फिर जो राउंड 2 की जो भी कॉलेज अलॉट है उसमें आप जो है स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी यहाँ पर वही है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करवाते हो तो आपकी जो काउंसलिंग जो फी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी
और यहाँ पर जो है वो रिजल्ट स्टार्ट होने से 3 दिन पहले उसके बीच में अगर आप जो है यहाँ पर एडमिशन को विड्रॉ करवाते हो तो फिर यहाँ पर जो है आप ACCC के लिए तो इनिलिजिबल हो जाओगे, बट आप जो है स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। बट अगर राउंड 3 का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फिर आपने विड्रॉ किया एडमिशन, तो फिर आप जो है पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, चाहे स्टेट हो चाहे ACCC हो। तो इंपॉर्टेंट रूल है राउंड 2 के, जो आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर राउंड 3 के बारे में। तो राउंड 3 के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी सीट मैट्रिक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और राउंड 1 और राउंड 2 की जो है वो चॉइस फिलिंग यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। राउंड 3 में आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है सभी कैंडिडेट को। और राउंड 3 में उन्हीं स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हीं को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी जिन्होंने कर लिया उनको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, तो एक तो आपको अलॉट नहीं होगा, एक आपको सीट अलॉट हो सकती है। अगर नहीं होगी तो यहाँ पर क्या आपको करना है कि जिन स्टूडेंट को राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 में सीट अलॉट नहीं होती है, उनको यहाँ पर केवल जो है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है। और जिनकी सीट राउंड 1 और राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुई है, उनके यहाँ पर राउंड 3 के जो रूल है वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको राउंड 1 और राउंड 2 की सीट है वो कंटिन्यू रखनी है। अगर यहाँ पर आप एडमिशन विड्रॉ करते हो तो फिर आप जो है ACCC काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग के लिए जो है ACCC काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे, वहां पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, पूरी आइस काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 से जो है राउंड 3 में अपग्रेड हो जाता है, तो यहाँ पर राउंड 1 और राउंड 2 की सीट कैंसिल हो जाएगी और राउंड 3 की जो सीट है वहां पर आपको रिपोर्टिंग करवाना है। तो यहाँ पर राउंड 3 की जो सीट है वो अलॉट हुई है, वहां पर आपको मस्ट ज्वाइन करना। अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आप ACCC की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर स्टे वैकेंसी राउंड की हम बात करें तो यहाँ पर जो है उन्हीं कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जिन्होंने कर लिया और जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वहां पर जो है वो डायरेक्ट स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट एडिट होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, सभी के लिए जो है स्टे वैकेंसी राउंड होगा। पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके लिए स्टे वैकेंसी राउंड अलग होता है। जो गवर्नमेंट एडिट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके लिए अलग से स्टे वैकेंसी राउंड होता है। तो यहाँ पर जो है स्टे वैकेंसी राउंड जो फर्स्ट है उसका जैसे अलॉटमेंट होगा, तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको जो है सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड का जो है वो वेट करना है। और अगर जिनको अलॉट हो जाता है तो यहाँ पर देखो उनको यहाँ पर जो है कोई फ्री एग्जिट नहीं है, उनको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप ACCC की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड जो सेकंड है, यहाँ पर कोई जो है न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो फिर आप राउंड 3 में जो है राउंड स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई नया कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो ये बात याद रखना है। वही कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किया है, स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया है, बट उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी कोई कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर जो है अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं करते हो तो फिर आप जो है स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे और ACCC से भी आप बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो फिर आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर ACCC की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको जो है सभी राउंड को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जो है वो जरूर से पूछ लेना। आपका कमेंट का रिप्लाई जो है मैं यहाँ पर जो है वो 100% करूंगा। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो है ये कन्वर्जेशन ऑफ कैटेगरी है कि अगर ST PWD की सीट खाली रहती है तो ST में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर किसी जैसे जनरल PWD की अगर सीट खाली रहती है तो जनरल की जो सीट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ST की अगर सीट वैकेंट रहती है तो SC में कन्वर्ट हो जाएगी। SC की रहती है तो वो जनरल में चली जाएगी और जनरल EWC की रहती है तो वो जनरल में चली जाएगी। तो ये सीट कन्वर्जेशन है जो कि आप देख लेना। बाकी और भी इसमें जो है रूल है, जब ये नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा 2025 का उसमें हम जो है और बात कर लेंगे। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट रूल है सभी इंपॉर्टेंट रूल जो है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन और जो फीस है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन फीस और कितनी सेक्रेट मनी जो है वो आपको पे करनी है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें तो जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है, जो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडिड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जनरल कैटेगरी AWS और OBC की बात करें तो इनके लिए जो है 1000 है। बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जो है 500 है। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवानी है सभी कैटेगरी के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो है यहाँ पर 5000। तो ये है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको रिफंड नहीं होगी। इसके बाद जो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी होती है उसकी अगर यहाँ पर हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडिड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी
तो इनकी जो सभी कैटेगरी है उसकी जो फीस है वो है यहाँ पर 20,000 है। यहाँ पर SC ST उनके लिए अलग नहीं है, सभी जो कैटेगरी है, चाहे EWS हो, चाहे जनरल हो, OBC, SC ST, सभी के लिए यहाँ पर जो है 20,000 है, ये आपको पे करना है, जो आपको रिफंड हो जाएगी बाद में, ये रिफंडेबल है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये आपको रिफंड नहीं होगी। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए जो है सभी कैटेगरी की जो सिक्योरिटी मनी है वो है यहाँ पर 50,000, तो ये आपको फीस पे करनी पड़ेगी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फीस और यहाँ पर ये मैंने जो है सिक्योरिटी मनी आपको बता दी है कि किसके लिए जो है वो कितनी जो है आपको यहाँ पर जो है वो पे करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आयुर्वेदा कोर्स, यूनानी और होम्योपैथी, इनकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है और कब तक जो है ACCC की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। मैं काउंसलिंग की बात करूं कि कब तक जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है ACCC की, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं MCC की काउंसलिंग की डेट के बारे में बात करूं तो जैसे यहाँ पर जो है नीट 2022 की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट जो है 7 सितंबर को आया था, 11 अक्टूबर को जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। नीट 2023 की बात करूं 13 जून को रिजल्ट आया था, 20 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। नीट 2024 की बात करूं 4 जून को जो है रिजल्ट आया था, बट काउंसलिंग 14 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। इसका रीजन आपको बताएं, क्योंकि वो पेपर लीक हो गया था, स्कैम हुआ था, तो उसके चक्कर में जो है यहाँ पर जो है कोर्ट में केस हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो डिले हुई थी। बट इस बार जो है नीट 2025 में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना कोई पेपर लीक हुआ है, ना ज़्यादा कुछ स्कैम हुआ है। तो यहाँ पर जो है रिजल्ट हमारा 14 जून को आया है, तो ये लगभग जो है 15 से 20 जुलाई के बीच में जो है आपके MCC की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इस बार कंफर्म। तो यहाँ पर जो है मैं ACCC की अगर बात करूँ तो इसकी जो काउंसलिंग है वो लास्ट जुलाई या फिर जो है फर्स्ट वीक ऑफ जो है अगस्त में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ACCC की काउंसलिंग। तो ये है आपकी काउंसलिंग की डेट, ACCC की काउंसलिंग जो है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी जो है कट ऑफ की हम बात करते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी और जो है होम्योपैथी की, इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं BMS की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करता हूँ कि 2024 की क्या कट ऑफ रही थी, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर मैं रैंक की बात करूँ तो ये 1,12,402 ये रैंक क्लोजिंग थी, और मार्क्स की बात करें तो 570 मार्क्स थे। यहाँ पर EWS कैटेगरी की बात करें तो 1,20,358 रैंक, मार्क्स की बात करें तो 563, और OBC की यहाँ पर हम बात करें तो 1,15,226 यहाँ पर क्लोजिंग रैंक, और मार्क्स की बात करें तो 568, और SC कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो 2,88,433 रैंक, और मार्क्स की बात करें तो 447, और ST की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 3,42,668 यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक थी, और मार्क्स की बात करें तो 416 यहाँ पर मार्क्स रहे थे। अब बात करते हैं कि 2025 की जो BMS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड रैंक की अगर बात करूँ तो 1,20,000 अगर इतनी आपकी रैंक है तो आपको जो है इस बार कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मार्क्स आपके होने चाहिए 450, और यहाँ पर AWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 1,30,000 के समथिंग आपकी रैंक होना चाहिए। मार्क्स की बात करूँ तो 445 यहाँ पर होना चाहिए। OBC अगर मैं बात करूँ तो 1,20,000 यहाँ पर आपकी रैंक होना चाहिए। मार्क्स की बात करूँ तो वही 450, और SC की बात करूँ तो अगर 3 लाख तक भी आपकी रैंक है तो आपको इस बार जो है BMS में एडमिशन मिल जाएगा। मार्क्स आपके जो है वो 360 मार्क्स होना चाहिए। ST के यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3,60,000 आपकी रैंक होना चाहिए, और मार्क्स की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो है 330 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इतनी रैंक और इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको आराम से जो है BMS में जो है वो इस बार जो है वो गवर्नमेंट सीट आपको जो है वो मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर BHMS की कि BHMS की कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले यहाँ पर 2024 की जो कट ऑफ है वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की यहाँ पर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूँ 2024 की तो 2,29,143, मार्क्स की बात करूँ तो 484। AWS कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 2,56,263, और मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पर 466 मार्क्स, और OBC कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात करूँ तो 2,39,857 ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ तो 477 मार्क्स। SC की बात करूँ तो 4,14,157 क्लोजिंग रैंक, मार्क्स की बात करूँ तो 380 मार्क्स, और यहाँ पर ST कैटेगरी की बात करूँ तो 4,58,249 यहाँ पर क्लोजिंग रैंक, और मार्क्स की बात करूँ तो 360 मार्क्स यहाँ पर ये 2024 की जो है वो कट ऑफ रही थी। अब 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करें BHMS की तो जनरल कैटेगरी की अगर आपकी रैंक जो है वो 2,50,000 रैंक है, और मार्क्स आपके जो है वो 380 मार्क्स आपके हैं, तो आपको आराम से जो है BHMS की गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। AWS की बात करूँ तो रैंक होने चाहिए 2,70,000 और मार्क्स होने चाहिए आपके 370। OBC की बात करूँ तो 2,60,000 आपकी रैंक होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए 376 मार्क्स होना चाहिए। SC की यहाँ पर बात करूँ तो 4,35,000 आपकी रैंक होनी चाहिए, और मार्क्स होने चाहिए आपके 303 मार्क्स आपके होने चाहिए। ST की बात करूँ तो 4,70,000 आपकी रैंक और मार्क्स होने चाहिए 290। अगर इतने मार्क्स इतनी रैंक है तो आपको BHMS की गवर्नमेंट सीट जो है वो आराम से अलॉट हो जाएगी।
अब यहाँ पर जो है यूनानी कोर्स के बारे में बात करते हैं कि जो बीओएमएस है उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है 2025 में। सबसे पहले यहाँ 2024 की कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की यहाँ पर आप देख सकते हो 2,38,773 और मार्क्स बात करूँ तो यहाँ पर 478 ये मार्क्स थे। एडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 2,44,043 एक क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ तो 474 मार्क्स। ओबीसी की बात करूँ तो 2,36,000 और 96 ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ 479 मार्क्स थे। एससी की बात करूँ तो 5,94,767 यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ तो 306 मार्क्स थे। और एसटी की बात करूँ क्लोजिंग रैंक थी 7,27,699 ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ तो 263 मार्क्स थे। ये क्लोजिंग रैंक और एक क्लोजिंग मार्क्स है जहां पर 2024 में सीट अलॉट हुई थी बीओएमएस में गवर्नमेंट। अगर इस साल के हम जो है बीओएमएस की बात करें कि क्या कट ऑफ रह सकती है, जनरल कैटेगरी का रैंक होना चाहिए 2,50,000 और मार्क्स होना चाहिए 380। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करूँ तो 2,60,000 आपकी रैंक होना चाहिए और 374 आपके मार्क्स होना चाहिए। ओबीसी की बात करूँ तो 2,50,000 आपके रैंक होना चाहिए, 380 आपके मार्क्स होना चाहिए। एससी की बात करूँ तो 6,50,000 तक आकर आपके रैंक है और मार्क्स आपके 280 है तो आपको बीएमएस की गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। एसटी की बात करूँ तो 7,70,000 आपके रैंक होना चाहिए और 250 आपके मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बीएमएस की गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी तीनों कोर्स की जो है वो कट ऑफ बता दी है। फिर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। और आप कमेंट करो तब अपना स्टेट लिखना, आपको कैटेगरी आपको लिखना है, ठीक है, और आपके मार्क्स आपको लिखना है और आपको रैंक लिखना, इस तरीके से आपको कमेंट करना है, तभी मैं रिप्लाई कर पाऊंगा कि आपको सीट अलॉट होगी या नहीं होगी। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हमारे पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। पेड काउंसलिंग सर्विस का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है हम करके देंगे आपको। हर कॉलेज की आपको डिटेल मिलेगी, हर कॉलेज की आपको बॉन्ड डिटेल मिलेगी, कॉलेज की कट ऑफ, पिछले साल की कट ऑफ, उसकी फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको डिटेल में मिलने वाला है। और अपनी रैंक के यानी कि आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो अलॉट करवाकर हम जो है वो देंगे। तो आपको जो है लास्ट राउंड तक सपोर्ट मिलेगा, मेरी पर्सनल खुद की गाइडेंस आपको मिलेगी लास्ट राउंड तक। तो सब कुछ प्रोसेस यहाँ पर हम करा कर देंगे और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो अलॉट करा कर देंगे। तो अगर आपके प्लान बाई करना है तो यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको जो है केवल पेड काउंसलिंग सर्विस लिख के आपको मैसेज करना है, कॉल वगैरह आपको नहीं करना है। ईमेल आईडी पे भी आप जो है मैसेज कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर ये प्लान आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है आयुष काउंसलिंग के बारे में। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहां पर ही मिलने वाली है और टेलीग्राम पर जो है सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।